नमस्कार बहनों एवं भाइयों, आज मैं आप सबके लिए भारतीय समाज व्यवस्था और उसके स्वरूप पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है वो वैदिक कालीन है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो उसका तीसरा मंत्र है उसमें ब्राह्मणो मुखमासीत बाहो राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका अभिप्राय ये है कि परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उर से वैश्य और परमात्मा के चरणों से शूद्र जन्मे। इसका जो मौलिक अर्थ है वह वस्तुतः हमारे सामाजिक संगठन में कार्मिक रूप में, कार्यकर्ता के रूप में चारों की स्पष्ट भूमिका को दर्शाता है। परमात्मा का मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, वैश्य जंघा या उर और चरण शूद्र होना यह द्योतित करता है कि सामाजिक संगठन की दृष्टि से समाज ब्रह्म में ये चारों वर्ण शाश्वत रूप से विद्यमान है। और शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हुए जैसे विश्व में चार ही प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये चारों मिल करके समाज संगठन कर्म की दृष्टि से समाज संगठन का स्वरूप निर्धारित करते हैं। इसीलिए तो प्रत्येक व्यक्ति में मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उदर उर ये वैश्य और चरण शूद्र के रूप में विद्यमान है। इससे यह भी व्यंजित होता है कि जिस तरह से ये शरीर के सभी अंग मिलकर हमारे शरीर को नियोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसको सांगोपांग बनाते हैं, उसी तरह से समाज में कार्य के क्षेत्र में
ये चारों वर्ण यानी 4 प्रकार के कर्मचारी मिल करके समाज के स्वरूप का गठन करते हैं। स्पष्ट है कि जैसे मुख, भुजा, उदर और उर, जंघा और चरण मिलकर हमारे शरीर का सुगठन करते हैं, ठीक उसी तरह से ये चारों वर्ण मिलकर, ये चारों प्रकार के कर्मचारी मिलकर समाज का संगठन करते हैं, समाज को सुगठित करने का कार्य करते हैं। चाहे जितने प्रकार से भी शासन प्रशासन में व्यवस्था दी गई हो, लेकिन ये 4 श्रेणियां ही समस्त संसार में शासन प्रशासन की गतिविधियों को संभालने का कार्य कर रहे हैं, गतिविधियों को संभालने का कार्य कर रही हैं। ये सब ये सिद्ध करता है कि हमें समाज में इसी नजरिए से अपने दृष्टिकोण का उपस्थापन करना चाहिए। जैसे पैर में कांटा चुभने पर, वहां दर्द उभरने पर सबसे पहले आह मुख से निकलती है, फिर मस्तिष्क द्वारा हमारे शीश में विद्यमान मस्तिष्क द्वारा भुजा को आदेशित किया जाता है कि जाओ और पैर में चुभे कांटे को निकाल कर वहां सहलाने का कार्य करो, और भुजा वो कार्य करता है, भुजा वो कार्य करती है। भुजा ये नहीं देखती कि पैर में मल लगा हुआ है, कोई गंदगी लगी हुई है या कीचड़ लगा हुआ है, ये सब भुजा नहीं देखती। वो केवल मुख मस्तिष्क के निर्देशों का पालन करती है। उधर हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उसकी एक एक जो इकाइयां हैं, उन सबके लिए अपेक्षित मात्रा में रक्त और दूसरी जो प्राणवायु आदि की सामग्री है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। यानी समवितरण, सम्यक वितरण का दायित्व मुख मस्तिष्क के निर्देश पर उदर करता है। वो ये नहीं देखता कि सबसे ज्यादा परिश्रम पैर कर रहा है, सब पूरा शरीर का भार लिए हुए है, तो सबसे ज्यादा उसको मिले, बल्कि वो ये देखता है मस्तिष्क के निर्देशानुसार कि उसे जितना चाहिए उतना ही मिले। यही भारत का साम्यवाद है, यही भारत का समाजवाद है। ये नहीं कि
जो जितना उपार्जन करता है, उपार्जन में जितनी भूमिका निभाता है, उसके हिसाब से उसको सबसे ज्यादा मिले, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिले जितना कि उसे चाहिए, जितना कि उसकी जरूरत है। जबकि पश्चिमी समाजवाद या पश्चिमी साम्यवाद में, जिसको बताया जाता है कि मार्क्स और एंजेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार करके संसार में प्रसारित करने का कार्य किया, उसमें जो उत्पादक समूह है उसको उसकी आवश्यकता अनुसार नहीं, उसको बराबर मात्रा में वितरण किया जाता है। यहीं से भारतीय साम्यवाद, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक की अवधारणा से व्युत्पन्न होता है। यद्यपि यह पुरुष सूक्त के तीसरे मंत्र से पहले ही हो चुका, लेकिन उसकी पुष्टि पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से करने का कार्य किया। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसमें विवेक शब्द महत्वपूर्ण है। इसका सामान्य अर्थ तो इतना ही है कि मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए, जो खान पान में एक हो, खान पान में एक समान रहे और मुख की ही तरह, और मुख की ही तरह या मुख अपने शरीर के समस्त अंगों का पालन पोषण विवेक पूर्वक करे। इससे यह व्यंजित होता है, इससे यह ध्वनित होता है कि मुख कुछ भी अपने लिए न खाता है, न अपने लिए कहता है, न अपने लिए करने का निर्देश देता है। वो सबके लिए, शरीर के सभी अंगों के लिए भोज्य सामग्री ग्रहण करता है और उसके उपयुक्त संवितरण के लिए उचित निर्देश उदर को देता है और हमारे शरीर के अंगों को जितनी ऊर्जा की, जितनी पोषक सामग्री की, जितनी हमारे शरीर में विद्यमान भोज्य पदार्थ से उत्पन्न रस की, रक्त की जरूरत होती है, उतना ही देता है। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना मिले, यह नहीं कि जिसकी भूमिका जितनी है उसके अनुसार उसको मिले, अथवा पूरे समाज को बराबर में मिले, चाहे कोई ज्यादा जरूरत वाला हो चाहे कम जरूरत वाला हो। ये अवधारणा पाश्चात्य समाजवाद में, पाश्चात्य साम्यवाद में है, मार्क्स और एंजेल्स के परवर्ती दर्शन में है, लेकिन भारतीय साम्यवाद में ये अवधारणा नहीं है। और यही साम्यवाद का स्वस्थ रूप है। साम्यवाद इसी से अपनी स्वाभाविक भूमिका को प्रस्तुत कर सकता है,
उससे इतर साम्यवाद वास्तव में साम्यवाद न होकर के एक तरह का अराजकतावाद बन जाता है। अगर समवितरण का दर्शन नहीं अपनाया जाता, सम्यक वितरण, समवितरण, जिसमें सबको यथोचित आवश्यकता अनुसार, अपेक्षा अनुसार ही उसको मिले, ये आदर्श साम्यवाद है। और इसमें किसी को भी कभी भी पीड़ा की गुंजाइश नहीं होती। यदि कोई आत्यंतिक स्वार्थगामी न हो जाए तो उसे भारतीय साम्यवाद में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी तक ऋग्वेद काल से ही चला आया है, उसमें कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से जैसे मुख के द्वारा जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है और उससे जो हमारे उदर में रस तैयार होता है, वो हमारे शरीर के सभी अंगों को उनकी यथोचित अपेक्षा अनुसार ही प्राप्त होता है, न कम और न ज्यादा। और अगर कहीं भूल से, गलती से या किसी विपरीत परिस्थिति बस हमारे शरीर में विपरीतताओं के उत्पन्न होने के कारण किसी अंग को अधिक मिल जाता है, उसकी जरूरत से अधिक, तो उसके कारण कई रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, उस अंग में उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात पाश्चात्य साम्यवादी अवधारणा में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पाश्चात्य साम्यवाद संसार से क्रमशः तिरोहित होता गया। आज तो कुछ एक देशों में ही साम्यवादी तंत्र चल रहा है, बाकी शेष दुनिया से उसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहां सम वितरण न होकर के बराबर वितरण की अवधारणा विद्यमान रही है। भारत में इसीलिए वैदिक काल से ही लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था क्रमशः विकसित होकर के बढ़ी है। और भारत में लोकतंत्र के बहुविध प्रयोग अपने आप में लोकतंत्र का जो स्वरूप निदर्शित करते हैं, उसके आगे दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में जो लोकतंत्र के संबंध में अवधारणाएं पनपी, उससे कई गुना अधिक व्यवस्थित और सर्वश्रेष्ठ अवधारणा हमारे भारतीय लोकतंत्र की रही है। क्योंकि यहाँ महत्व सिर्फ उपार्जन का नहीं, बल्कि महत्व उसके साथ उस उपार्जित वस्तु के, द्रव्य के संवितरण का रहा है। यदि मुखिया मुख के रूप में समाज के हर अंग के प्रति अपनी संवेदना को लिए हुए, अपनी संवेदना के साथ अपने समाज के सभी अंगों की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयत्न में लगे, निर्देशन करे, भुजा को निर्देशित करे, उदर को निर्देशित करे,
तो मैं नहीं समझता कि समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। कभी पीड़ा नहीं हो। दुर्भाग्य से ऐतिहासिक कारणोंवश बाह्य आक्रमणों के कारण एक तो हमारे समाज की जो आदर्श मर्यादित मुखिया मुखसों चाहिए वाली समाज व्यवस्था थी, वो तिरोहित होती गई और धीरे धीरे जाति व्यवस्था ने स्थान पा लिया। उस जाति व्यवस्था के अंतर्गत जब समाज के लोगों में उनके जो विविध कार्मिक या व्यावसायिक वर्ग थे, उनका कार्य सुनिश्चित हो गया, तो जाति व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, जो जन्म पर आधारित बन करके आगे बढ़ी। ये स्थिति महाभारत काल से ही धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगी थी और उस जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो जातियां जिस कार्य के लिए विहित हो गईं या उन्होंने उस कार्य को अपने कुल के लिए धारण कर लिया, उसी के आधार पर उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती गई। उन्होंने सामान्य शिक्षा या जिसको मैं कह सकता हूं एक विशिष्ट शिक्षा जो सबके लिए ज्ञान को पुष्ट करने वाली थी, उससे वे दूर हो गए। उन्होंने आवश्यकता ही नहीं महसूस किया कि विशिष्ट शिक्षा की भी हमें जरूरत है, जो सर्व सामान्य को एक समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। जब इस तरह से समाज में जातिगत विभाजन सुदृढ़ हो गया, तो उसको लेकर के तरह तरह की परंपराएं, तरह तरह के रीति रिवाज, तरह तरह के दृष्टिकोण भी वैयक्तिक और सामाजिक रूप से पनपते गए, जिससे हमारे समाज का जो आभ्यंतर संगठन था, जिसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था में किसी भी वर्ण में रहने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता और अपने कौशल को बढ़ाकर दूसरे वर्ण को प्राप्त कर लेता था, वो स्वभाव ही तिरोहित हो गया। जब वो स्वभाव तिरोहित हो गया तो सामाजिक व्यवस्था एक तरह से बंधी हुई स्थिर सामाजिक व्यवस्था हो गई और उसके आधार पर कोई और नवीनता समाज में आनी बंद हो गई। इतना जरूर हुआ कि जाति व्यवस्था के सुदृढ़ हो जाने के कारण वर्ण व्यवस्था की अवधारणा गौण हो गई और जाति व्यवस्था के आधार पर समाज में जो भी कार्यक्षेत्र बढ़ते गए, उन्हीं कार्यक्षेत्रों तक व्यक्ति स्वयं को सीमित करता हुआ जीवन यापन करने लगा। इसका लाभ ये हुआ कि लगभग 5000 वर्ष, 5500 वर्ष तक हमारे देश को किसी व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप में ही व्यवसाय अपने कुलों में ही
पनपते रहे और उसी के आधार पर हमारे समाज की बंधी हुई बंद समाज प्रणाली चलती रही। किसी ने कभी भी अगर प्रयत्न भी किया तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का धीरे धीरे समाज के कारण सामना करना पड़ा और इसी से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाले समाज में उच्च और व्यावसायिक ज्ञान मात्र रखने वाले लोग समाज में गौण होते गए, निम्न होते गए। जाति व्यवस्था का अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही लाभ विशेष रूप से हुआ कि 5000 वर्ष 5500 वर्ष तक हमारे देश को किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को संस्थापित करके उसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज जिस तरह से देश में तरह तरह के व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खुले हुए हैं और उस पर जितनी पूंजी लगाई जा रही है, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो 5000 वर्षों तक 5500 वर्षों तक उस सब खर्चे से हमारा समाज बचा रहा था। कहीं उसको अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी और सब कुछ एक परंपरागत रूप में निरंतर चलता रहा। ये गलत बात है कि समाज के किसी एक समूह को इसके लिए दोषी ठहराया जाए। इसके लिए बाह्य आक्रमण भी जिम्मेदार थे। हमारे देश में विदेशी दस्युओं की लूट खसोट भी जिम्मेदार थी और सबसे बड़ी बात थी कि लोगों का स्वभाव अपने ही कुलगत व्यवसाय से जीवन यापन करने मात्र का रह गया। विशेष ज्ञान प्राप्त करके समाज में विशेष होने की महत्वाकांक्षा लोगों से तिरोहित हो गई, लोगों के भीतर से तिरोहित हो गई। अन्यथा अगर हमारे समाज में जो व्यावसायिक रूप से कर्मचारी के स्वरूप में चारों वर्ण प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वे सनातन से पूरी दुनिया में उसी प्रकार से हैं, हमारे देश में भी उसी प्रकार से हैं। भारत में समाज संगठन की जो ये कर्म संबंधी अवधारणा थी, इसने सारी दुनिया तक अपनी व्यापकता को स्थापित किया है और इसके आधार पर जो हमारा समाज था वो खुले रूप में अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपने विशेष ज्ञान को बढ़ाकर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का जो अवसर पाता रहा, वो अवसर जाति व्यवस्था में पूरी तरह से समाप्त हो गया। अलबत्ता आज लोग अपने मन के अनुसार व्यवसाय अपना रहे हैं और उस पर काम करने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी समाज जाति व्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि दूसरे व्यवसाय को अपना लेने पर भी उनकी जाति में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वे जिस जाति से संबंधित हैं उसी जाति में उनका सब कुछ व्यवहार चलता है। समाज में कोई रूपांतरण उस स्थिति में भी नहीं हो पाता है। जाति व्यवस्था के लाभ को मैंने बताया है। वर्ण व्यवस्था आज भी हमारे देश और विश्व में 4 श्रेणियों में ही कायम है और विभिन्न जातियों के लोग उन श्रेणियों में जाकर के आज भी अपना कार्य कर रहे हैं।
लेकिन वो कार्य करते हुए होने पर भी जो ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत की समाज ब्रह्म संबंधी अवधारणा आज भी वैसे की वैसी नवीनतम बनी हुई है। बस जरूरत है तो संवेदनशीलता की। अगर हमारे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो वर्ण व्यवस्था का आदर्श रूप स्वतः ही निखरता जाएगा। और वो बात अगर हम देखेंगे तो हमारे समाज में, हमारी शासन व्यवस्था में आज पर्यंत कायम है। बस जरूरत है कि लोग उस रूप में अपनी संवेदनशीलता को, अपनी मनुष्यता को, अपने आदर्श को, अपने संस्कार को अपने से तिरोहित करने का काम न करें। हमारे समाज में जो शूद्र वर्ण रहा है, वो शूद्र वर्ण, उस शूद्र वर्ण के लोग भी शासन सत्ता तक गए हैं। चारों वर्णों में उनके सामाजिक संबंध भी विद्यमान रहे हैं और उनकी उपेक्षा, जैसे किसी विभाग में अगर अधिकारी वर्ग अपने चतुश्रेणी कर्मचारी वर्ग की उपेक्षा करता है, उसको यथोचित मानवीय सम्मान नहीं देता है, तो उससे उसकी पाशविकता सिद्ध होने लगती है। लेकिन अगर वो संवेदनशील रहता है, उसके सुख दुख का ध्यान रखता है, तो वो भी तत्पर होकर अपने विभाग में अपने ऊपर के लोगों के सम्मान के लिए अपने को समर्पित करने से कभी अलग नहीं करता। वो वहाँ पर ये नहीं देखता कि वे भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं क्यों उन्हें पानी पिलाऊं, क्यों मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं, बल्कि वे और दौड़ दौड़ करके करते हैं और बहुत प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। ये सब संवेदनशीलता विभाग में, विभाग के लोगों में बने रहने से ही आती है। हमें ये समझना चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक में जो हमारा समाज दर्शन, जो हमारा सामाजिक संगठन पुरुष सूक्त के तीसरे मंत्र के अनुरूप बना हुआ है, उसको और अधिक व्यवस्थित करने का पुनः प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। और हम सब मिलकर जैसे परब्रह्म की उपासना करते हैं, तो उसके चरण से ही उसका पूजन प्रारंभ करते हैं। परमात्मा के चरणों की ही विशेष वंदना पहले की जाती है और चरणों पर ही नतशिर होकर कोई भी परमात्मा भक्त उसकी आराधना करने का कार्य करता है। अगर यही बात अपने समाज ब्रह्म में भी हम देखने की स्वभाव वाले हो जाएं, और जो हमारे समाज में सेवक वर्ग है, सेवा करने वाला वर्ग है, सेवा करने वाला समूह है, मजदूर है, या और किसी भी प्रकार का कर्मचारी है जो चतुर्श्रेणी के अंतर्गत रखे जाने योग्य है, तो उसके साथ यदि उससे ऊपर के कर्मचारी और अधिकारी
मानवीय व्यवहार के साथ संवेदनशीलता भी प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे तो मुखिया मुखसों चाहिए के साथ साथ ब्राह्मणों मुखमासित की अवधारणा भी अपने आप प्रमाणित होती जाएगी। किसी को कुछ कहना नहीं होगा। समाज में ऊंच नीच के जो भेद पनपे हैं वो इसी सत्य को न समझने के कारण पनपे हैं। आखिर जब परमात्मा के चरण से शूद्र वर्ण जन्मा और परमात्मा के चरण की ही सेवा की जाती है और चरणामृत प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करता है। परमात्मा के श्री विग्रह को, उनके विभूत विग्रह को और उनके मूर्त विग्रह को जब स्नान कराया जाता है तो चरण को धुलने से जो जल प्राप्त होता है उसको अमृत मान करके लोग ग्रहण करते हैं। तो यदि समाज रूपी ब्रह्म में भी हम चतुर्श्रेणी में कार्यरत जनों की सेवा शुश्रूषा, उनकी यथोचित देखभाल, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके लिए उनके सुख दुख में भागी होकर अपनी भूमिका निभाएंगे तो समाज में जो आज जातीय विद्वेष धीरे धीरे पनप रहा है वो समाप्त हो जाएगा और उसे समाप्त होना ही चाहिए। जब परमात्मा का चरण पूज्य है तो परमात्मा के चरण से समाज में पनपे हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी क्यों नहीं पूज्य हैं? वे भी पूज्य हैं। ज़्यादातर जो छुआछूत की प्रवृत्तियां हमारे समाज में धीरे धीरे फैली उसका कारण बहुत कुछ खान पान रहा है। आज भी खान पान को लेकर के अंतर किए जाते हैं और लोगों के बीच तमाम सामाजिक गलतियों के कारण भी एक दूसरे से छुआछूत की प्रवृत्ति अपनाई जाती है। अगर किसी से गलती हो जाए और वो प्रायश्चित करे तो उसे समाज में सम्मान पूर्वक रहने का अवसर प्रदान करना सभी का धर्म होना चाहिए। और यदि ये सब होता चलेगा तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि हमारे देश में जो लोकतंत्र संबंधी अवधारणा सनातन से विकसित हुई है और जो सामाजिक संगठन का दृष्टिकोण पुरुष सूक्त के तीसरे मंत्र और गोस्वामी तुलसीदास जी के मुखिया मुखसों चाहिए दोहे में निदर्शित हुआ है वो हमारे समाज के लिए श्रेयस्कर सिद्ध होगा और उससे हम स्वयं अपनी संस्कृति और अपने समाज का संरक्षण करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अभिवादन पूर्वक जय हिंद।